हेलो हाय, मैं अपर्णा शुक्ला। मैंने टेक्सटाइल शुरू किया है। टेक्सटाइल का आज चैप्टर आ गया है स्पिनिंग। उसके पहले मैंने सारा कुछ करवा दिया है, कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ हो गया है। आप जाकर देख सकते हो पीछे। कल मैंने नायलॉन ख़त्म किया। नायलॉन के बाद आता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर मैंने वॉइस नोट डाल दिया है अपने ग्रुप पर। मेरा ग्रुप का नंबर है 9455836597 9455836597। आप उस पर कनेक्ट हो सकते हो और वहाँ पर जितनी मैं वॉइस नोट डालती हूँ वो आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जो आप लोग नए जुड़ोगे उनको मैं दोबारा से वॉइस नोट ग्रुप पे डाल दूँगी, वो सुन सकते हो। दूसरी चीज़, कल से मैं होम मैनेजमेंट शुरू कर रही हूँ, शुरू से और आखिरी तक। फटाफट टेक्सटाइल ख़त्म करूँगी, फटाफट होम मैनेजमेंट ख़त्म करूँगी। और उसके बाद जब टेक्सटाइल ख़त्म होगा तो मैं एक्सटेंशन एजुकेशन शुरू कर दूँगी। एक दिन में 2 वीडियो जाएंगी, 2 पार्ट की जाएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकता है। इसलिए फटाफट 2 महीने के अंदर हमको रिवीजन करना है। सब कुछ पढ़ाऊँगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी, बस जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगी। आप लोग को सुनना है, समझना है। जितने लोग सुनते हो खूब शेयर करना, सबको शेयर करना, जो पढ़ता है उसको भी, जो होम साइंस नहीं पढ़ता उसको भी, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि जो है साइंस पढ़ते हो लेकिन आपको सब चीज़ के बारे में नॉलेज है। आपको टेक्सटाइल के बारे में भी नॉलेज है, आपको घर की व्यवस्था कैसे करनी है वो भी पता है, आपको किसी दूसरे को कैसे शिक्षित करना है, एक्सटेंशन एजुकेशन वो भी पता है, आपको न्यूट्रिशन कैसे अपने परिवार को देना है वो भी पता है, आपको बच्चों की देखभाल कैसी करनी है वो भी पता है, आप मातृ जो है सुख कैसे पा सकते हो, कैसे दूसरे को दे सकते हो वो भी पता है, आपको सब पता है। इसलिए आप सबको बताना है कि मैं ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ जिसमें सब कुछ है, कुछ ऐसा नहीं है जो छूट नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए आप लाइक करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और खूब शेयर करना और पढ़ना खूब। जितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे वॉइस नोट सुन रहे हैं और जितने लोग मेरे क्विज कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। मेरे ही क्या, किसी के भी जो पढ़ रहे हैं उनको तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अपर्णा सिस्टर TGT PGT, उस पर आप जो है जाकर ज्वाइन कर सकते हो। मैंने डेली 20 क्वेश्चन लगाने होते हैं, उसमें मैं 20 क्वेश्चन दे देती हूँ और वो 20 क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं बच्चे, और इसके बाद उनको जो कन्फ्यूज़न होता है मेरे ग्रुप पर आकर मुझसे पूछते हैं। मैंने ग्रुप नंबर आपको दे रखा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, कताई। कताई करते हैं, कपड़े बनाते हैं। इसके पहले हमने धागे रुई बना लिए। रुई बनाने के बाद हमको एक स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया। अब स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, धागे बनाएंगे। धागे बनाएंगे तभी तो कपड़े बना के पहना जाएगा, है ना। तो चलो ठीक है, धागे बनाते हैं। तो धागे का निर्माण क्या है, रेसे को पास पास में सटाकर बीन कर बुनाई करके धागा बनाया जाता है। बुनाई करके तो कपड़ा बनाया जाता है, धागा तो ऐंठ के बनाया जाता है। उसको स्पिन, स्पिन मतलब क्या, तो घुमाना। कहते हैं ना कि लट्टू स्पिन हो रहा है, बोलते हैं बड़ा तेज स्पिन हो रहा है। वो तो अरे वो स्टंट देखो, उसने स्पिनिंग वाला स्टंट किया था। तो स्पिन मतलब होता है घुमाना। स्पिन मतलब क्या होता है, घुमाना। तो धागे की कताई करने को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। यानी इसको ऐंठन देने को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। जितने भी वस्त्र बनते हैं, चाहे जो वस्त्र बने, कॉटन, लिलन, रेशम, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, कोई भी रेसे बने, कोई भी रेसे आते हैं, उनसे वस्त्र बनाने के लिए पहले उनको कताई किया जाता है। कताई करने के बाद धागे बनते हैं। रेसा अलग चीज़ है और धागा अलग चीज़ है। रेसा क्या है, रेसा जो है जो हमको प्राप्त हो जाता है हमारे केमिकल के थ्रू, या हमारे पौधों के थ्रू, या हमारे तने के थ्रू, या हमारे बीज के थ्रू जो प्राप्त हो जाता है वो होता है रेसा। और जो हम क्या करते हैं, कताई करके उसको पतला करके उसको ऐठन दे देते हैं, पतला कर देते हैं, वो होता है धागा। हमें कपड़ा बनाने के लिए धागा बनाना बहुत अनिवार्य होता है। धागे के हम कपड़ा नहीं बना सकते, इसलिए धागा बनाना पड़ता है। धागा बनाने के लिए हमको प्रोसीजर करना पड़ता है। प्रोसीजर करने के लिए जो प्रोसीजर पूरा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कताई बोलते हैं। कि कताई किस किस हिसाब से की जाती है, कताई करने के बाद कौन सा धागा किस हिसाब से तैयार होता है, किस धागे में क्या डिजाइन दे दी जाती है। कि अगर सिंपल बुनाई कर दी जाए तो भी कपड़ा डिजाइनर लगता है, और नहीं तो उसमें अलग अलग से बुनाई होती है। ठीक है, बुनाई में बाद में बताऊंगी, क्योंकि बुनाई नेक्स्ट स्टेप है, आज कताई का स्टेप है। तो कताई का वो चीज़ है ये। ठीक है, रेसे विशेषकर प्राकृतिक रेसे, कपास, ऊन, लिनन, कटे फटे कोकून से प्राप्त रेसे आदि छोटे छोटे टुकड़ों में जो होते हैं उनको एकत्रित करके, यानी इकट्ठा करके और विभिन्न तरीकों से साफ सफाई करके, इसके बाद उनको
आपस में जोड़कर सटाकर बराबर कर लिया जाता है। बराबर करने के बाद उनको क्या कर लिया जाता है, अलग अलग तरीके से मतलब बांट, उसको क्या बोलते हैं जो है कि बांट लिया जाता है। तो जब बराबर कर लिया जाता है धागे को तो उसको बोल जाता है बांट लिया जाता है। तो धागे को जब बराबर करके रख लेते हैं, इस प्रकार बटाई के साथ साथ धागे के ऐंठन जो है देना शुरू करते हैं। जब बटाई हो जाती है मतलब धागे की बराबर कर दिया जाता है, धागे को इकट्ठा कर लिया जाता है, तो फिर धागे रेसे को बराबर कर लिया जाता है, रेसे को इकट्ठा कर लिया जाता है, तो फिर उनको जो है ऐंठन देना पड़ता है, फिर उनको धागा बनाना पड़ता है। ठीक, फिर जिसके फलस्वरूप अविरल लंबाई, अविरल बड़ी लंबाई, अविरल मतलब जिसका कोई अंत ना हो, उतनी लंबा रेशा हम तैयार कर सकते हैं। अब जैसे रेशम है, रेशम में तो ऑलरेडी है, उसको तो मुझे कताई करके लंबा नहीं करना है, वो तो है ही। रेशा प्राप्त हुआ, उसको स्पिनिंग करके उसको घुमावदार बना के मजबूत करके हम कपड़ा बना लेते हैं। तो लेकिन जैसे कॉटन है, कॉटन का रेशा बहुत छोटा होता है, उसको लंबा करना पड़ेगा ना। ऐसे तो छोटे छोटे रेशे से तो कपड़ा नहीं बन पाएगा। तो सारे रेशे को पहले इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद सारे रेशों को आपस में जोड़ा जाता है, जोड़ के सारे रेशों को फिर आगे चल के उसको लंबा कर दिया, इतना लंबा कर दिया जाता है, उसको रील में लपेट लिया जाता है। रील में लपेटने के बाद जब रील भर जाती है तो जो है जब उस रील को भरने के बाद में फिर उससे ताना बाना लेकर बुनाई की जाती है। इसको मैं आपको कल बताऊंगी, आज स्पिनिंग बता रही हूँ। ठीक है, वस्त्र निर्माण के लिए रेशे से धागे का निर्माण किया जाता है और इस प्रक्रिया को कताई बोलते हैं। कताई वह प्रक्रिया है जिसके रेशे को इकट्ठा कर लिया जाता है, इसके बाद उसको जो है एक साथ में रख कर बांट कर, इसके बाद उसको नन्हे नन्हे टुकड़ों को आपस में इकट्ठा करके जोड़ के इसके बाद उसकी कताई की जाती है। कताई करने का मतलब है घुमाकर यार्न तैयार किया जाता है। इसके लिए क्या, बटना, खींचना, काट कर धागा बनाना, तीनों क्रियाएं एक साथ ही की जाती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप तैयार धागा जो होता है उससे जो है वार्प या बाने, वार्प मतलब होता है ताना, बाना, और वेल्फ मतलब होता है दोनों को एक दूसरे के साथ में गूंथकर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। खींचने, बटने तथा काटने की क्रिया में रेशे को पर्याप्त खिंचाव तनाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर रेशा मजबूत नहीं होगा तो वो सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ऐंठा जाता है तो जो है रेशे को मजबूत होना चाहिए, तभी तो जो है वो कर सकता है। रेशम ज़्यादा नहीं ऐंठा जा सकता है कच्चे पर, पक्के पर तो उसको ऐंठा जा सकता है, लेकिन कच्चे पर बहुत, जैसे जिसके घर में जनेऊ वगैरह होता होगा, चढ़ाया जाता होगा, तो रेशम का जनेऊ जल्दी कटता नहीं, उससे हाथ कट जाएगा, लेकिन रेशम का जनेऊ नहीं कटेगा। तो प्योर रेशम नहीं होता है, प्योर उसमें जो है कुछ जो है नायलॉन का जो है वो मिलाया जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन रेशम को जब बहुत अधिक ऐंठन दे दो तो वो मजबूत हो जाता है। फिर क्या है कि जो उत्तम श्रेणी का कुछ जो है जो होते हैं ना, उनमें व्यास मोटाई पर ही निर्भर करती है। अगर जो है व्यास धागा पतला है, मोटा है, बारीक है, वो उस हिसाब से क्या है, कितना ऐंठन दी गई, कितना ऐंठन नहीं दी गई है, वस्त्र क्या है, उसके हिसाब से उस पर तय किया जाता है। शुरू में धागे की कताई का कार्य बिना किसी औजार की सहायता से किया जाता था, हाथों से किया जाता था। हाथों से कैसे किया जाता था, हाथों से, ये मैं दिखाती हूँ हाथों से कैसे किया जाता था। ये देखो, ये है तकली, इसको बोलते हैं तकली। क्या बोलते हैं इसको? तकली बोलते हैं। पहले इससे रेशा काटा जाता था, तकली से रेशे को, इसको रुई लिया जाता था। ऐसे देखो, ये रुई यहाँ पर रखा हुआ है और इसके बाद इसको घुमाया जाता था। घुमाने के बाद ये देखो रेशा तैयार होता था। देखो ये रेशा तैयार होता था। पहले क्या था, पहले ये था, इससे रुई इकट्ठा हुई, मतलब इस पर जो है रुई नहीं, इसको वो रेशा इकट्ठा हुआ, रेशा से फिर धागा बनाया गया, इसको स्पिनिंग करके। तो भारत में तकली के अतिरिक्त हस्तकला केंद्रों पर धागा काटने के चरखों का भी प्रयोग, सबसे पहला तकली था और उसके बाद क्या था, उसके बाद था चरखा। चरखा गांधी जी के उसमें था, गांधी जी ने इसी पर आंदोलन किया था कि नहीं, हम अपने ही देश का पहनेंगे कपड़ा। तो खद्दर बनाएंगे। खद्दर का देखो कपड़ा मोटा होता है, उतना पतला नहीं होता, क्योंकि मशीन से नहीं किया होता, इसलिए मोटा नहीं होता, पतला नहीं होता, मोटा होता है। तो पहला था तकली और दूसरा है जो है चरखा। तो पहले क्या था, पहले तकली पर होता था, फिर चरखे पर होता था। आजकल कश्मीर में अधिकतर जो पश्मीना शॉल बनती है कश्मीर की,
वो हाथ से, अधिकतर हाथ से बनती है, इसमें काफ़ी समय लगता है, इसलिए पश्मीना शॉल काफ़ी महंगी होती है और महंगी के साथ साथ गर्म भी बहुत करती है, क्योंकि एक तो हल्की होती है, अच्छे ऊन से बनी होती है। जो वहाँ के जो मेमने होते हैं उनकी ऊन से पश्मीना शॉल बनती है, तो ऊन काफ़ी मुलायम होती है। या जो फर्स्ट बार ऊन काटा जाता है, शरीर से उतारा जाता है, उसकी पश्मीना शॉल बनती है, हाथ से बनती है, तो इसलिए वो शॉल बहुत अच्छी मानी जाती है पश्मीना। उसी तरह से हाथ से कताई होती है। लेकिन इस समय क्या है, इस समय तमाम मशीनें लग गई हैं। मशीनों में रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम दो होते हैं, दो तरीके की मशीनों का जो है वो किया जाता है। रिंग मशीन से काम शीघ्रता से होता है, इसके द्वारा रेशे का धागा खींचना, ऐंठना और लपेटना सभी साथ में होता है। रिंग फ्रेम से काम जल्दी होता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि खींचना, ऐंठना तथा लपेटना तीनों एक साथ में होता है, ठीक है। लेकिन जो ढीला होता है, क्योंकि म्यूल मशीन जो होती है उसका लपेटना और इसके बाद उसको जो है धागे को ऐंठना, खींचना सब अलग अलग होता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। यह प्रक्रिया साधारणतः ऊन के धागे में काम में लाई जाती है। पहली प्रक्रिया में कम खर्चीला तथा शीघ्रता से कार्य करने वाला होता है, किंतु दूसरी प्रक्रिया से प्राप्त किया गया धागा पहले की अपेक्षा अधिक कोमल, सुंदर तथा समान होता है। जो पहले जो प्रक्रिया होती है यानी कि रिंग फ्रेम, उससे जो है जो धागा होता है वो उससे काफ़ी अच्छे किस्म का धागा नहीं मिल पाता, लेकिन म्यूल फ्रेम से काफ़ी अच्छे किस्म का धागा मिलता है, क्योंकि ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है इसलिए। और जो है जो रिंग फ्रेम होता है इससे प्रक्रिया जल्दी होती है, इसलिए इससे धागा अच्छा मिलता है, कोमल मिलता है, मुलायम मिलता है। अब रेशों का निर्माण कैसे किया जाता है? रेशों का निर्माण किया जाता है, चाहे मशीन के द्वारा काता जाए या हाथों के द्वारा काता जाए, किंतु कपड़ा बुनने के लिए ताने बाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी एक ताना होना चाहिए, उसके हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। बुनाई की प्रक्रिया जिस पर सबसे अधिक दबाव और रगड़ पड़ता है वह धागा अधिक ऐंठा हुआ एवं पर्याप्त रूप में मजबूत होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का धागा तैयार करने के लिए पहले रेशे में सादे रूप से धागा निकाल दिया जाता है, फिर ऐसे कई धागे मिलाकर उनमें साथ साथ ऐंठन दे दी जाती है। पहले एक जो है धागा होता है रेशे की तरह से निकाल दिया जाता है, फिर उसमें कई धागे फिर लपेट लपेट के आगे उसमें धागों को मजबूत करके बनाया जाता है। धागे को ताने के धागों की अपेक्षा कम ऐंठा जाता है, कम ऐंठन की आवश्यकता। बाना मजबूत होता है, जैसे ताना तो लंबा सा है और बाना में उसको, बाना जो होता है बुनाई का काम करता है, तो क्या बोल रहा है कि बाने के धागों को ताने के धागे की अपेक्षा कम ऐंठन की आवश्यकता होती है। ताना धागा मजबूत होता है इसलिए उसको ज़्यादा ऐंठन की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको ज़्यादा पतला बनाया जाता है ऐंठ के। लेकिन बाना का धागा बिनाई करता है, भराई का धागा भी बाने के धागे को बोला जाता है, इसलिए उसको क्या करते हैं कि वो उतना ऐंठन उसमें में दी जाती है। ऐंठन से रेशा एक दूसरे से मिल जाता है तथा घने हो जाते हैं। धागों की एक निश्चित सीमा तक ऐंठन होने पर उसकी शक्ति बढ़ेगी, किंतु अत्यधिक ऐंठन होने पर रेशे टूटने लगते हैं, जिससे उनकी शक्ति कम हो जाती है। अभी आप कोई वायर ले लो और वायर को ऐंठते रहो ऐंठते रहो ऐंठते रहो, तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो टूट जाता है। उसी तरह से धागा भी है, अगर उसको ऐंठते रहो ऐंठते रहो ऐंठते रहो, आवश्यकता से ज़्यादा ऐंठोगे तो वो धागा टूट जाएगा, कपड़ा कमजोर हो जाएगा। इसलिए इतना ही ऐंठन देना है कि जितना ऐंठन वो सह सके, इतना है कि जितना ऐंठन वो सह न सके। सभी प्राकृतिक वर्गों के रेशे भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं। कुछ वर्गों के रेशे कपास, लिनन, ऊन की लंबाई अत्यंत कम होती है। ये तो सबको पता है कि कपास की बहुत कम होती है, ऊन की बहुत कम होती है, लिनन की कम होती है, लंबाई बहुत कम होती है। जबकि कुछ रेशों की लंबाई बहुत होती है, जैसे सिल्क हो गया काफ़ी लंबी है, कृत्रिम रेशा हो गया काफ़ी लंबी है, मानव निर्मित रेशा हो गया तो काफ़ी लंबी है, वानस्पति की रेशा, वो जो है जो बनावटी रेशा हो गया वो काफ़ी लंबी है, उसकी जो है बनावट जो है काफ़ी लंबी है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या करते हैं कि जो बनावटी रेशा उनकी लंबाई ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। जबकि जो है जब सिल्क की लंबाई जो है आसान है तो उनको बनाना आसान है, लेकिन जो कपास का रेशा है कि आधे इंच से 2.5 इंच का होता है, इसी प्रकार ऊन का रेशा 1 इंच से 8 इंच तक होता है, कुछ ऊनी रेशे 18 इंच तक भी लंबे हो जाते हैं। किसी भी वर्ग के तंतु हों सभी लंबाई भिन्न भिन्न होती है। कपास के तंतु 1 इंच से जो है लेकर 2.5 इंच तक होते हैं, ऊन के बता दिया कितने के होते हैं। तो जो स्टेपल तंतु होते हैं, छोटे सूक्ष्म रेशे होते हैं जो स्टेपल होते हैं, उनके जो धागे बनते हैं इन्हें स्पन यार्न कहते हैं। स्टेपल फाइबर जो धागे बनते हैं उनको स्पन यार्न कहते हैं। कपास और ऊन सूक्ष्म रेशे के होते हैं, जबकि रेशम प्राकृतिक तंतु के होते हैं और इनकी लंबाई बहुत अधिक होती है। इनके तंतु फिलामेंट फाइबर कहलाते हैं।
फिलामेंट फाइबर को ही अविरल फाइबर भी बोलते हैं, अविरल रेशा बोलते हैं। अविरल रेशा क्यों बोलते हैं? अविरल मतलब होता है जिसकी कोई लंबाई निश्चित ना हो, जिसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं हो तो अविरल होगा। तो फिलामेंट का भी तो यही होता है जिसकी कोई लंबाई निश्चित ना हो। भाई बहुत लंबा लंबा मीटर में नापा जा रहा है, डेनियर में नापा जा रहा है फिलामेंट रेशा। तो उसी तरह से अविरल रेशा भी बोलते हैं। अगर मान लो एग्जाम में फिलामेंट रेशा आ रहा है इंग्लिश में तो ठीक है। अगर मान लो हिंदी में अविरल रेशा आ रहा है और इंग्लिश मान लो नहीं देखा तो अविरल रेशा मतलब फिलामेंट होता है। कंफ्यूज नहीं है कि कंफ्यूज मत होना। ये तंतु 1000 से 4000 फीट तक होते हैं। कौन से? अविरल टाइप वाले होते हैं। इन्हें कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है। केवल रेशम ऐसा तंतु है जो प्राकृतिक होने के बाद भी अविरल होता है, यानी कि फिलामेंट होता है। तंतु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टेपल होता है, एक फिलामेंट। स्टेपल को सूक्ष्म रेशा बोलते हैं और फिलामेंट को अविरल बोलते हैं। स्टेपल को भी टो बोलते हैं। मेरे ग्रुप पे बहुत क्वेश्चंस आया था कि टो 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 ये लीलन में है, ये इसमें है। तो मैं बता दूं लीलन के रेशे भी छोटे होते हैं और रेयान के जो छोटे रेशे होते हैं जो कट पिट जाते हैं उनको भी टो बोलते हैं। ठीक है। और भी कहीं अगर जो है स्टेपल को टो लिख कर आ जाता है तो कन्फ्यूज मत होना, टो बोल सकते हैं क्योंकि जो है स्टेपल को टो भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है। सूक्ष्म रेशे स्टेपल होते हैं जिनको जो है आपस में बांटकर स्पंदयान का रूप दिया जाता है। स्पंदयान मैंने बता दिया। स्पंदयान क्या होता है कि एक साथ कई रेशों को, छोटे छोटे रेशों को जोड़ दिया जाता है, धागों को रेशों को जोड़ के धागा बना जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं? स्पंदयान बोलते हैं। नन्हे रेशों को परिभाषित करते हुए हॉलन और सेडलर ने क्या लिखा है? स्टेपल फाइबर आर मेजर्ड इन इंचेस एंड सेंटीमीटर्स। स्टेपल फाइबर जो होते हैं उनको नापा जाता है इंचेस और सेंटीमीटर में। एंड रेंज इन लेंथ फॉर्म, अगर इनकी जो लेंथ है, उनकी जो रेंज है, जो उनकी लेंथ है वो क्या है? 3/3/4 ऑफ एन इंच टू 8 इंच। अब इनकी अगर लेंथ को देखा जाए, कहा जाए तो क्या है? 3/4 ऑफ इंचेस। अगर 8 इंच है तो उसका 3/4 जो है उसको हम क्या बोल देंगे? स्टेपल यार्न में ले आएंगे। नन्हे रेशों से बने धागे के रेशों को छोर के ऊपर की ओर निकले हुए होते हैं। जो नन्हे रेशे होते हैं उनके जो छोर होते हैं वो ऊपर की ओर निकले होते हैं, जिसके कारण इसके बने वस्त्र की ऊपरी सतह रोएदार और फुजीदार होती है। जैसे कॉटन देखो, कॉटन के रेशे देखो, कॉटन के कपड़े देखो, इनमें रोया होता है। ध्यान से देखो, अगर उनको अपनी आँख के बराबर में ला के देखो तो यानी रोया दिखाई देता है। उनका रेशा भी सेम थिंग ऐसे ही होता है, लेकिन रेशम में नहीं दिखता। रेशम एकदम प्लेन है, एकदम चिकना है। लीलन में भी दिखता है लेकिन रेशम चिकना है, या कृत्रिम तंतु चिकना है। क्यों चिकना है? क्योंकि ये बनाया हुआ है। छोटे रेशे जो है जब इकट्ठा उनको जोड़ा जाता है तो वो रेशा निकल आता है बाहर। अब फिलामेंट को क्या बोलते हैं? फिलामेंट तो अविरल बोल दिया, अविरल लंबाई के होते हैं। एक रेशम ही ऐसा जो प्राकृतिक होकर और फिलामेंट होता है। होते हैं छोर होते हैं, उनके इंड जो होते हैं वो चिकने और चमकदार होते हैं। इस वस्त्र पर धूल नहीं जमती है। वस्त्र देर में गंदा होता है, उसकी धुलाई करना आसान होता है। तंतु चाहे नन्हे रेशे के रूप में हो या फिलामेंट रेशे के रूप में, इनको बटकर ही धागे के रूप में दिया जाता है। बटकर मतलब समझ रहे हो ना? बटकर मतलब इनको आपस में लगाकर, चिपकाकर एक साथ में फिर इसको जो है धागा बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप एक एक रेशा लेकर धागा बनाओगे, आपको सारे धागे को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर बराबर करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको जो है धागा मिलेगा कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है। किसी धागे में कितनी भी ऐंठन है, इसके द्वारा निर्मित कपड़े की विशेषताएं आधारित होती हैं। निश्चित क्रेप आदि वस्त्र में अधिक ऐंठन होने से धागा छोटा हो जाता है। बहुत अधिक ऐंठन कर दो तो धागा छोटा हो जाता है। अधिक ऐंठन चमक को भी कम कर देती है। कम ऐंठन वाले धागे के प्रयोग से चमकदार वस्त्र ज़्यादा बनते हैं। ऐंठन जमी हुई होनी चाहिए। तापसुन्नम रेशों के धागे के द्वारा कार्य जो किया जाता है तो उसमें गर्मी के द्वारा कार्य किया जाता है। जो तापसुन्नम रेशा होता है उसको गर्म किया जाता है। कैसे बताया था रेयान मैंने क्या बताया था कि सारी चीज़ों को गर्म करके बनाया गया और गर्म करने के बाद स्पिनिरेटर क्या होता है? एक टोटी नुमा चीज़ होती है, उसमें छेद होते हैं तो उसमें वो गर्म घोल प्लास्टिक का डाल दिया जाता है या सेल्यूलोजिक घोल डाल दिया जाता है। इसके बाद उसके नीचे से क्या होता है? स्पिनिरेटर निकलता है। स्पिनिरेटर से निकलता है घोल, तो वो घोल को खींचा जाता है। खींच कर फिर उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद जब वो हवा लगता है तो हवा से वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो रेशा बन जाता है। तो क्या बोल रहा है कि ये जो है स्पिनिरेटर द्वारा जो निकाला जाता है, ये जो होते हैं ये तापसुन्नम रेशे होते हैं। इनको भिगोकर फिर सुखाने के उपरांत यह प्रक्रिया की जाती है। ऐंठनदार जो धागा होता है इनको ऐंठ कर इनकी मोटाई, पतलाई सब इनकी जो है उसमें से तय की जाती है।
ऐंठन का क्या है, 0 से लेके 3% इंच तक निम्न ऐंठन बनाता है। औसत ऐंठन क्या होता है, औसत ऐंठन होता है 3 से 7% इंच। उच्च श्रेणी के ऐंठन क्या होता है, उच्च श्रेणी का ऐंठन होता है 7 से 12%। धागे को किसी भी तरफ ऐंठ सकते हो, चाहे दाहिने तरफ ऐंठ दो चाहे बाएं तरफ ऐंठ दो। 1 इंच में 0 से 3 इंच ऐंठन निम्न स्तर की ऐंठन होती है। साधारण 3 से 7 होती है और 7 से 12 उच्च प्रकार की। किसी भी धागे में कितना ऐंठन देना है या धागे की लंबाई, धागे के प्रयोग किस लिए किए जाते हैं, धागा किस हिसाब से या रेशा तय करता है। फिर जो है जो दाने और ताने के धागों के साधारण रेशों के विभिन्न प्रकार के रेशों को तथा अन्य प्रकार के रंगीन धागे डोरे मिलाकर 2 सूत में कई प्रकार के विभिन्न धागे उत्पन्न कर दिए जाते हैं। इन विभिन्न धागों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, किसमें, साधारण धागा, मिश्रित है। ठीक है, अब साधारण धागा जो होता है, साधारण धागे में क्या क्या होता है, उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक इकहरा होता है, एक दोहरा धागा होता है। इकहरा क्या होता है, इकहरा साधारण धागा बनाने के लिए केवल एक प्रकार के रेशे का प्रयोग किया जाता है। यह धागा सभी भागों में एक समान होता है। आदि से अंत तक ऐंठन की प्रक्रिया भी एक सी तथा एक ही दिशा में होती है। साधारण धागा या तो तह वाला होता है, इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितने स्टैंडर्ड के बल देकर बनाया गया है, मतलब कितने बार इसको ऐंठन दिया गया है, बस इसी पर तय होता है। 1 बार दिया गया है, 2 बार दिया गया है या कितनी बार दिया गया है। ठीक है, फिर दोहरा धागा क्या होता है, यह एक रस्सीनुमा धागा होता है। यह 2 से अधिक धागों को एक साथ ऐंठ कर बनाया जाता है। 2 से अधिक धागों को ऐंठन देकर बनाया जाता है। एक साथ 2 धागा लो और उसके बाद ऐंठ दो। रस्सी देखते हो, रस्सी को जैसे 2 धागा हो, रस्सी होती है, उसी तरह रस्सी को 2 धागों में ऐंठ दो। मेरे पास यहाँ पर है नहीं इस समय, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। ठीक है, ये देखो, अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी 2 धागों को कैसे लगाया जाता है। ठीक, 2 धागों कैसे होते हैं मैं बता दूंगी। ठीक है, तो 2 धागे कैसे होते हैं मैं बता दूंगी, आप फोटो में आपके लगा दूंगी, आप परेशान नहीं होना। ठीक है, तो जो है 2 धागों के लिए क्या करना होता है कि इस तरह से इसको तैयार करना होता है कि 2 धागों को मिला के ऐंठन दिया जाता है। फिर क्या हो गया, पहला साधारण धागे में 2 हो गया, इकहरा और दोहरा, और अब दूसरा क्या हो गया, सम्मिश्रित धागा। अब सम्मिश्रित धागा का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स और नॉवेल्टियान। जैसा एक नाम से ही पता चल जाता है कि इस प्रकार का धागा जो होता है, इसकी प्रक्रिया जटिल तथा भिन्न प्रकार की होती है। साधारणतः वह विभिन्न प्रकार के दोहरे धागे यानी 2 प्लाई धागों से बनते हैं। जो है इसमें ऐंठन विभिन्नता प्रकार के लाकर साधारण धागों से जटिल धागा बनाया जाता है। मिश्रित प्रकार का धागा इसलिए बनाया जाता है जिससे वस्त्र के प्रकार रेशों का मिश्रण किया जा सके, जैसे रेयान तथा रुई तथा ऊन। जैसे मान लो रेयान में रुई मिला दो, ऊन मिला दो, इस तरह से। सम्मिश्रित धागा बनाने का दूसरा उद्देश्य है कि उसमें नवीनता लाना, उसको अच्छा बनाना, उसको नया बनाना, उसको और सुंदर बनाना। इसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक धागे को मिलाया जाता है। ठीक है, फिर अब क्या हो गया, अब मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ यार्न के धागे। ठीक है, मैं आपको यार्न के धागे दिखाना शुरू करती हूँ। कहाँ से शुरू करूँगी, मैं आपको दिखाना शुरू करूँगी स्लब यार्न से। ठीक है, स्लब यार्न से मैं शुरू करती हूँ और देखते जाओ, समझते जाओ। सारी मैंने पिक्चर्स लगा रखी हैं, कोई परेशानी नहीं है, कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्लब यार्न किसे बोलते हैं, ये है स्लब यार्न। स्लब यार्न देख लो, इस धागे में नियमित स्थानों पर ऐंठन नहीं दी जाती। जैसे ये नियम नहीं कि बराबर ऐंठन दी जाए। अब देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या बराबर ऐंठन दी है, कहीं कम दी है, कहीं ज़्यादा दी है। तो स्लब यार्न में क्या होता है कि इसमें नियमित ऐंठन नहीं दी जाती है। स्लब यार्न में नियमित ऐंठन नहीं दी जाती है। स्लब यार्न में कहीं कम कहीं ज़्यादा दी जाती है ऐंठन। ठीक है, परंतु बिना बटे हुए स्थान पर घिसावट का प्रभाव पड़ता है और ये भद्दे हो जाते हैं। अगर इनको ऐंठा जहाँ नहीं जाता है, वहाँ जब ये घिसता है तो ये अजीब से दिखने लगते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ, ये देखो यहाँ पर कैसा अजीब सा दिख रहा है। देखो ऐसे ये रोए जैसे खराब से लगने लग जाते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है कांटेदार धागा। कांटेदार धागा मतलब होता है लूप यार्न। लूप यार्न मतलब ये है लूप यार्न। इसको कांटेदार जरूर बोल रहे हैं, फंदेदार जरूर बोल रहे हैं, लेकिन ये फंदेदार का मतलब क्या है, ये देखो, देखो फंदा ही है ना, ये गोल गोल फंदा किसको बोलते हैं, जिसने स्वेटर बनाया है वो जानता है। फांसी का फंदा देख लो,
फांसी का फंदा कैसे गोल गोल होता है, या जो है स्वेटर बना रहा है उसका फंदा देख लो तो कैसे फंदा होता है, ऐसे गोल गोल फंदा होता है ना। इस धागे पर कुछ स्थान को छोड़कर आधार धागे का चारों ओर फंदा लगा दिया जाता है। ठीक है, देखो धागे को बनाया जा रहा है, बनाने के बाद क्या किया जा रहा है, देखो कुछ दूर पे बनाया जा रहा है फिर फंदा डाल दिया जा रहा है, कुछ दूर पे बनाया जा रहा है फिर फंदा डाल दिया जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, लूप यार्न बोलते हैं। फिर गांठ या धब्बे वाला मतलब कि नॉट या नब यार्न बोलते हैं। अब नॉट या नब यार्न को देखो, ये है नब यार्न, नॉट बोल दो या नब। नॉट मतलब देखो गांठ जैसा लग रहा है, गांठ जैसा लग रहा है, इसको नब यार्न बोलते हैं। इसको क्या होता है, इसमें भी ऐंठन वाले धागे को प्रयोग किया जाता है, एक आधार के रूप पर दूसरा अतिरिक्त मोड़ के द्वारा उसमें गांठें लगा। जैसे एक तो ये चल ही रहा है लेकिन इसमें थोड़ा सा और धागा ले लिया गया और उसमें और ऐंठन दे दी गई, मतलब इसको एक्स्ट्रा वहाँ पर लगा दिया गया। फिर आगे थोड़ा सा बढ़े, फिर वहाँ पर एक धागा और उसमें मिलाया गया, उसको ऐंठन जो है दे दिया गया, फिर और आगे बढ़े, उसमें मतलब ऐसे करते चले गए, इसको बोलते हैं। इसमें दो विभिन्न रंग वाले धागों का प्रयोग किया जा सकता है तथा गांठों की ऐसी व्यवस्था की जाती है पूरे धागों की लंबाई एक ही बराबर दिखाई दे। फिर क्या आता है, फिर आता है स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू धागा। ये देख लो, ये मैं दिखाती हूँ, ये आपको ये देखो स्पाइरल इसको बोलते हैं। ये दो धागों के मिश्रण से बना धागा है जो कि माप या ऐंठन से भिन्न होता है, ऐंठन देकर या बटकर बनाता है। इसमें विभिन्न व्यास के धागों को लेकर विभिन्न गतियों में ऐंठन दी जाती है। आप ऐसे नहीं, बुक के भाषा में नहीं समझ पाओगे, ऐसे समझो, एक छड़ ले लिया गया है, एक छड़ वाला धागा ले लिया गया है, ये देखो एक छड़ वाला, यहाँ पर एक छड़ वाला धागा ले लिया गया, देखो एक छड़ वाला धागा ले लिया और इसके बाद इसमें ऐसे 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 लपेट दिया गया है। देखो इसके बाद लपेटने के बाद कैसे धागा, ऐसे धागा तैयार होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल धागा बोलते हैं। ठीक है, बुक की भाषा में समझना में थोड़ा मुश्किल होगा, इसको ये स्पाइरल धागा होता है। इसको क्या करते हैं, इसमें विभिन्न व्यास के धागों को लेकर विभिन्न गतियों में ऐंठन दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आएगा आपका रेटिने यान। रेटिने यान क्या होता है, रेटिने यान मैं आपको दिखा देती हूँ, ये होता है रेटिने यान, ये होता है रेटिने यान का क्या होता है, ये भी स्पाइरल धागे की तरह होता है। इसमें धागे के परतों में स्पाइरल तरीकों से ऐंठन देते हैं, धागे के परत में स्पाइरल की तरह दी जाती है, कुछ मध्यांतरों पर एक लंबा चक्कर स्थान छोड़ दिया जाता है। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ दिया। एक मिनट में कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, कैसे चेंज करूँ, हाँ यहाँ ये ब्लैक ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे हो गया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब क्या है, यहाँ पर एक साथ बहुत से धागे छोड़ दिए गए, फिर आगे ऐंठन कर दी गई, फिर बहुत से धागे छोड़ दिए गए, फिर आगे ऐंठन कर दी गई, तो ये क्या है, रेटिने यान है। ठीक है, फिर कौन सा धागा आएगा, फिर नोवेल्टी यान आएगा। अब नोवेल्टी यान देख लेते हैं, नोवेल्टी यान कहाँ पर है, नोवेल्टी यान, नोवेल्टी यान कहाँ चला जाएगा, नोवेल्टी यान, ये कौन सा यान है, ये तो बाउकल यान है। नोवेल्टी यान कहाँ गया, मैं, ये नहीं है नोवेल्टी यान, लगता है मैं नोवेल्टी यान लगाना भूल गई क्या मैं, नोवेल्टी की असमान होती है, नोवेल्टी के धागे में शायद नोवेल्टी यान लगाना भूल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नोवेल्टी यान लगाना भूल गई तो क्या हुआ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, परेशान नहीं होना नोवेल्टी यान के लिए। तो नोवेल्टी यान में क्या होता है, इस धागे में नियमित मध्यांतरों पर असमान व्यवस्था होती है तथा या किसी भी भाग में असमान हो सकता है। यह कातने की मशीन से बनाया जाता है जिसमें विभिन्न दो सूती पर दबाव डालने से ढीला करने, लहरदार बनने, ऐंठन चक्करदार बनाने में विशेष जो है व्यवस्था की जाती है। ठीक है, इसी में मैं दिखा देती हूँ, इसी में कहीं नोवेल्टी यान होगा, ये कर्ड है, ये हाई बल्क है और नहीं दिख रहा है ना, शायद मैं लगाना भूली, कोई बात नहीं, मैं लगाना भूली, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है, विशेष नोवेल्टी यान है, विशेष नोवेल्टी यान ये है, स्पेशल नोवेल्टी यान। ये धागा मुझे स्पेशली बहुत सुंदर लगता है, इसका सूट वगैरह बनता है, तो मैंने इसको देखा है। तो सनील का धागा एक विशेष प्रकार का सीढ़ीनुमा बने हुए वस्त्र को ताने बाने पट्टियाँ काटकर प्राप्त किया जाता है। कोमलता में ऐंठे हुए दो सूती धागे के काढ़े हुए सिरे
ढीले पड़ जाते हैं तथा परतदार झालर जैसी बन जाती है। यह झालरदार धागा वस्त्रों के दोनों ओर की परत बनाने के लिए बुना जा सकता है। इस बुनाई को जो है सारी परतें जो होती है वस्त्र के सतह पर दिखाई देती हैं। अब देखो नॉवेल्टी यार्न, देखो कैसे ये ध्यान से देखो इसको, ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखो तो कैसे ये बीच में झालर जैसा ना रोई जैसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर तो इकट्ठा ऐसे से हो गया, लेकिन फिर कैसे रोई जैसा इकट्ठा हो रहा है, तो ये स्पेसर नॉवेल्टी यार्न है। ठीक है, ये स्पेसर नॉवेल्टी यार्न है। फिर क्या आता है, फिर स्ट्रेक्स यार्न आता है। ये स्ट्रेक्स यार्न आता है जो क्या होता है, लचकदार धागा होता है। इसमें रबर का धागा जो है नहीं होने पर भी इसमें 100% तन्यता होती है, मतलब कि खिंचाव इसमें बहुत होता है। इससे जो है आर्टिफिशियल बाल वगैरह बनते हैं। ठीक है, नॉवेल्टी अरे जो है ये क्या बोलते हैं, स्ट्रेक्स यार्न से जो है बाल वगैरह आर्टिफिशियल बनते हैं। फिर क्या आता है, फिर लेटेक्स आता है जो रबर का धागा होता है। लेटेक्स ये होता है, ये रबर का धागा होता है। ये रबर के धागे होते हैं, ये नायलॉन तथा रेयन के धागों के साथ मिलकर बनाए जाते हैं। फिर बनावटी धागा, जो बनावटी किया जाता है, जिसको 2-3 धागा मिला के बना दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, धागे निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं। इसके बाद धागे निर्माण की क्या होती हैं, विभिन्न अवस्थाएं आती हैं। धागा निर्माण क्या होता है कि सबसे पहले कार्डिंग की जाती है। कार्डिंग का मतलब क्या होता है कि रेसे जो होते हैं वो अपनी मौलिक अवस्था में उलझे हुए होते हैं। उलझे होने के वजह से इनको सबसे पहले जो है सीधा करके सुलझा कर जो है इनको इनकी पूनियाँ बनाई जाती। पूनियाँ मतलब इनका पोनी बनाया जाता है। इनको इनकी जो अशुद्धियाँ होती, कार्डिंग मतलब क्या होता है कि गंदगी को दूर कर देना। कार्डिंग मतलब क्या होता है, गंदगी को दूर कर देना। फिर कॉम्बिंग करना आता है। सेकंड नंबर पे कॉम्बिंग है। तो कॉम्बिंग करने का मतलब होता है इसको कंघी करके इसके जो है सबको इकट्ठा कर लेना, छोटा बड़ा सब अलग अलग करके रख लेना, कॉम्बिंग कर लेना। फिर खींच कर निकालना। खींच कर निकालने का मतलब छोटे छोटे तंतुओं को अलग कर लेना, उनको अलग पोनी बना लेना, बड़े बड़े तंतुओं को अलग पोनी बना लेना। ठीक है, इन रेशों की उच्च कोट के वस्त्र बनाए जाते हैं। इनकी प्रक्रिया में पूनी को खींचकर लंबाई से 6 गुना लंबा बनाया जाता है। इनकी जो पूनी होती है इनको खींचकर लंबा कर दिया जाता है। इनको 6 गुना लंबा तक कर दिया जाता है जो है जब ड्राइंग आउट किया जाता है। तो घुमाव देना, खींचने के बाद रेशों को जो धागा बनाने की पहली प्रक्रिया होती है उन्हें रोविंग कहा जाता है। उनको हल्की सी ऐंठन दी जाती है। इस क्रिया से रेसे संगठित हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, इनको मजबूत हो जाता है, रेसे की कताई करने के लिए आसान हो जाता है। फिर लास्ट में कताई की जाती है। कताई करने से जो है रेसे तैयार हो जाते, धागे बन जाते हैं। ठीक है, फिर कताई क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, एक यांत्रिक होता है, एक रासायनिक होता है। यांत्रिक क्रिया क्या होती है, इनको जो है किसी भी विधि से जो यंत्र द्वारा किया जाता है, मशीन द्वारा किया जाता है, उनको बोलते हैं। कताई के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, रिंग कताई। यह कताई सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में सहायक है रेसे को आपस में चिपकने की क्षमता। रिंग में क्या होता है कि इसमें जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो 2 प्रकार का होता है, रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम। ठीक है, रिंग फ्रेम मशीन को खींचना, ऐंठना, लपेटना ये एक साथ करता है। मैंने पहले बता दिया। म्यूल फ्रेम क्या करता है, म्यूल फ्रेम सब अलग अलग करता है, एक साथ नहीं करता है। फिर क्या, पहला क्या था, रिंग कताई। दूसरा क्या था, खुली अंतिम कताई। यह कताई 1960 में विकसित हुई थी। इस विधि से तैयार धागा मोटा होता है क्योंकि इस विधि में जिन पूनियों का प्रयोग किया जाता है उन पर कंघी नहीं की जाती है। ठीक है, खुली अंतिम कताई, बल्कि पूनियों को तीव्र गति से चलने व रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, इसलिए जो रेसे आपस में जुड़े रहते हैं वह अलग अलग हो जाते हैं। अब इस रेसों को ऐसे कीप से निकाला जाता है जो घूमती और हवा प्रवाहित करती है। इससे वह रेसे पतली सतह के रूप में आकर कीप के छेदों में से निकल जाते हैं और इन्हें घूमने वाले यंत्र के द्वारा मोटा धागा है। स्वयं ऐंठन वाली कताई। स्वयं ऐंठन वाली कताई क्या होती है, स्वयं ऐंठन वाली कताई जो होती है वो क्या, इस विधि में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। मशीन के लिए स्थान व धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं। इस विधि में उत्तम कोटि का धागा निर्मित किया जाता है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ इसलिए कि रिवीजन करना है ना मुझे। आज पता नहीं क्यों जो है थोड़ा, एक बच्ची ने मेरे यूट्यूब पर जो है मेरे व्हाट्सएप मैसेज नोट्स पर एक जो है वो डाल दिया कि मैंने उस बच्ची को समझाया कि भाई ऐसा मत डालो क्योंकि अभी पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन फिर भी एक अंदर से मेरे जो है घबराहट सी उत्पन्न हो गई है कि हाँ मुझे जल्दी जल्दी रिवीजन करा देना चाहिए, नहीं तो
बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको मत ध्यान देना कि आप जल्दी जल्दी बोल रही हो, इसको ध्यान देना कि आप रिवीजन कर लो फटाफट से। ऐंठन रहित कताई क्या होती है? इस विधि में तंतुओं को आपस में समांतर रूप से चिपकाकर मजबूत हो जाते हैं। अब रोलर से निकालकर रील कर लिया, पानी का छिड़काव करके चिपकने वाले पदार्थ को अलग कर लेते हैं। इस वस्त्र को धोकर पदार्थ हटा दिया जाता है। घर्षण कटाई क्या होती है? घर्षण कटाई होती है इस विधि में जिन पूनियों का प्रयोग किया जाता है उन पर कार्डिंग विधि पहले ही कर लेते। कार्डिंग मतलब सफाई वाली। इस विधि की लागत कम लगती है। इस विधि में 2 ड्रम प्रयोग किए जाते हैं। दोनों ड्रम को घूमने से आपसी घर्षण जो होता है वो अपने आप तैयार हो जाता है। फिर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। इस विधि में आर्द्रता की सावधानी पूर्वक विधि से तंतु को लंबे तंतुओं से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उस विधि द्वारा अलग किया जाता है। ये उत्तम कोटि का धागा प्राप्त होता है। रासायनिक कताई। इस विधि से लंबे रेशे को धागे के रूप में किया जाता है। लंबे रेशे को कृत्रिम रेशे जो होते हैं अर्थात उनके रेशे जोड़कर लंबा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कताई 4 प्रकार की होती है। रासायनिक रेशा ऑलरेडी लंबा होता है, उनमें और लंबा रेशा नहीं जोड़ा जा सकता है। ये 4 तरह की होती है: आर्द्र, शुष्क, पिघली हुई कताई और बाय कंपोनेंट कताई। आर्द्र कताई क्या होती है? ये जो होती है ये रेशों के उत्पादन में अंतिम अवस्था में द्रव्य को रासायनिक पदार्थों के माध्यम से स्पिनेटर से छाना जाता है। ये रेशे निकलकर सूख जाते हैं, जिन्हें कितनी भी लंबाई दी जा सकती है। अब इन्हें धोकर साफ करके लपेटा जाता है। यदि स्पिनेटर का छेद एक रेशीय धागा प्राप्त करने लायक हो तो एक रेशीय होता है, और अगर कई रेशीय धागा प्राप्त करने लायक हो तो कई रेशीय प्राप्त होता है। ये स्पिनेटर के ऊपर डिपेंड करता है। शुष्क कताई क्या होती है? मानव में तंतुओं की कताई की अन्य विधि शुष्क कताई कहलाती है। इस विधि का उदाहरण है एसीटेट। एसीटेट उदाहरण है। मैंने बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था, मैं इसको जब पढ़ाई थी अपने वॉइस नोट में तब, और मैंने फिर एसीटेट बताया था। तो देखो यहाँ पर एसीटेट आ गया, और क्वेश्चन में आएगा एसीटेट, क्योंकि सबको बहुत आसान लगता है कि ये तो पढ़ाए नहीं, अरे जो पुराना है वो नहीं आएगा। अब कुछ आएगा, वही चीज़ें जो पुरानी है, लेकिन उसको थोड़ा नया करके आएगा, इसलिए नया पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर पिघली हुई कताई क्या होती है? इसका उत्तम उदाहरण नायलॉन है। नायलॉन मतलब क्या होता है? इसको स्पिनेटर से कैसे निकाला जाता है? पिघला के निकाला जाता है। तो फिर इसको खींचा जाता है, फिर लपेटा जाता है, फिर इसके बाद ये धागा बन जाता है। ठीक है, रेशा बन जाता है, फिर रेशे को काट दिया जाता है। फिर बात है इस कताई में पॉलीमर के 2 अलग अलग स्पिनेटर से निकालकर फिर खींचा, ऐठा और रील किया जाता है। धागों के प्रकार कैसे होते हैं? फिर से एक बार सुन लो। पहला कार्डिंग यानी धुनाई करना, जिसमें क्या होता है? धूल कण अशुद्धियों को निकालना। फिर कंघी करना मतलब रेशों को समांतर करना, कंघी करके। फिर खींचना, छोटे रेशों को बड़े रेशों से अलग करना, यानी रेशों को अलग अलग करना साइज के अनुसार। फिर घुमाव देना, पानी में हल्का सा ऐठन, पोनी में हल्का सा ऐठन देना। कताई मतलब स्पिनिंग। कताई कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, यांत्रिक होती है, रासायनिक होती हैं। अब यांत्रिक कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, सामान्य यांत्रिक विधि, परंपरागत। और रासायनिक कितनी होती? आर्द्र, शुष्क, पिघली, बायो कंपोनेंट, यानी कि 4 तरह की। परंपरागत कौन होती है? तकली और चरखा। और सामान्य यांत्रिक कौन होती है? रिंग कताई। ऐठन जो स्वयं ऐठन वाली कताई होती है, सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग, रिंग स्पिनिंग और सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग। अंतिम खुली कताई ओपन एंड स्पिनिंग। घर्षण कटाई यानी फ्रिक्शन स्पिनिंग। ऐठन रहित कताई यानी ट्विस्ट लेस स्पिनिंग। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कटाई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग। ठीक है, अब धागे की संख्या देख लेते हैं। ठीक है, धागे की संख्या कितनी है, कैसे नापी जाती है? धागे की लंबाई को धागे के साथ जो संबंध रखता है उसे धागे की संख्या कहते हैं। धागे में लंबाई के धागे के साथ जो संबंध रहता है कहते हैं। यहाँ पर वो संख्या नहीं है कि 1 धागा, 2 धागा, 3 धागा, 4 धागा, वो वाली संख्या नहीं यहाँ पर है। यहाँ कितनी ऐठन दी गई है धागे को, कितना ज़्यादा जो है धागा लंबा है और कितना धागा छोटा है, उसको नंबर मानते हैं। ठीक है, धागे का पतलापन या मोटापन दिलाने वाले परिणाम को धागे का अंक कहते हैं। रुई के धागे को काते जाते हैं, ये बहुत प्रकार के होते हैं, यानी मोटे, बारीक और बीच की श्रेणी उनकी संख्या होती है। धागे की संख्या मालूम करना कि यदि कोई सूती धागा 1 पाउंड तौल का लिया हो, 1 पाउंड तौल का मतलब हो गया कि 880 गज का लिया हो। ठीक है, तो 880 गज का लिया होगा तो इसको जो है
इस धागा जो हो जाएगा ये 20 संख्या को, 1 पाउंड में कितना होता है 800 गज 80 होता है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 20 जो है 20 संख्या की धागा हो जाएगी। क्यों 20 संख्या की हो जाएगी कि जो है जो धागा होगा उसको गुणांक में निकाला जाएगा। जैसे कारखानों में जो धागा बनाया जाता है उसको बंडल की सूरत में लाकर कारखाने वाले बेचते हैं। धागे की अट्टियों की लंबाई, ठीक है, अट्टियों मतलब समझ रहे हो, धागा जो है उसकी लंबाई बारीकी के हिसाब से रखी जाती है। जो धागे बहुत मोटे होते हैं उनकी अट्टी 4200 गज की रखते हैं, और ऐसे धागे जिसकी संख्या 30 होती है उनको 30 होती है, 30 के नीचे होती है, उनको जो है क्या होता है उनकी 30 की संख्या नीचे होती है, उनकी कितने बनते हैं, उनकी अट्टी 4200 गज की होती है। जो 30 संख्या के ऊपर यानी 50 से ज़्यादा या 50 से कम के होते हैं उनकी अट्टी कितनी होती है 8400 गज रखते हैं। लेकिन ज़्यादा बारीक धागा जो होता है उसको 60 या उससे ऊपर की संख्या की अट्टी यानी गज में रखा जाता है। ठीक है, इसको बयान नंबर क्या है कि जितना मोटा धागा होगा उसका यान काउंट उतना ज़्यादा होगा, जितना पतला धागा होगा उसका यान काउंट उतना कम होगा। ठीक, तो क्या है, क्या बताया यहाँ पर कि यदि कोई सूती धागा 1 पाउंड तौल में हो यानी उसकी लंबाई 840 गज हो, ऐसे सूत की संख्या का धागा कहेंगे। ऐसी सूत की संख्या का धागा क्या बोलेंगे, ऐसी सूत की संख्या का धागा क्या बोलेंगे कि उसको 20 संख्या बोलेंगे। इसी प्रकार अगर 1 पाउंड यानी 1680 गज का धागा है तो वह संख्या 2 का धागा कहलाएगी यानी 40 संख्या का धागा कहलाएगी। 1 पाउंड को गुणित 880 गज धागा है, 1 पाउंड में 880 गज धागा होता है। 880 गज का धागा क्या कहलाएगा 20 संख्या का, 880 गज का धागा 20 संख्या का कहलाएगा। और अगर 8 से जो है दोगुना कर दो तो 4, तिगुना कर दो तो 6, तो 8, ऐसे होता है। अब क्या होता है, इसको काउंट कैसे किया जाता है। काउंट देखो इसका क्या होता है, बुनाई के कार्य में कंघी का अपना विशेष स्थान होता है। ठीक है, कंघी का गुणांक बता रहा है। ठीक है, क्या होता है, कंघी के द्वारा ताने के धागे को समान दूरी पर रखा जाता है। कंघी का हिसाब इंच से किया जाता है, यानी ये बाहर विदेशों की बात बता रहा है कि कंघी के हिसाब इंच से किया जाता है। और अंदर का हिसाब लगाने के लिए रीति अलग अलग होती है, लेकिन सबसे अधिक सरल रीति कंघी के हिसाब से लगाने की होती है। यदि एक कंघी के इंच के अंदर 40 गेवे होते हैं, गेवे मतलब लाइन होती है, मतलब जो कंघी का वो जो स्ट्रक्चर होता है ना वो पतला पतला, तो वह 80 गुणांक की कंघी कहलाएगी। अगर एक कंघी में 40 जो है धारियां हैं, 40 सीके हैं, तो वो 80 गुणांक की कहलाएंगी। यदि 1 इंच की तो 120 कंघी होगी। ऐसे गुणांक अंग्रेजी में काउंट कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए कि 1 इंच की कंघी में अगर जो है 40 होंगे तो वो 80 कहलाएंगे, 60 होंगे तो 120, मतलब कि जो कंघी जितने गेवे की होगी उसका दुगना। अगर 40 गेवे की होगी तो 80, 10 गेवे की होगी तो 20, 20 की होगी तो 40, 30 की होगी तो 60, 40 की होगी तो 80, 50 की होगी तो 100, दुगना। गुणांक परिभाषित करने का जो है, जो इंच कपड़े में कितना ताना और बाना है। यदि 1 वर्ग इंच कपड़े में ताने और बाने की जो तारों की संख्या वो 100 है तो कपड़े का गुणांक 100 का वर्ग होगा, अर्थात 100 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। 1 इंच मतलब कि मान लो, वर्ग मतलब मान लो कि एक ऐसा 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 है। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये वर्ग मान लो। ठीक है, इधर भी 1 इंच, इधर भी 1 इंच, इधर भी 1 इंच और इधर भी 1 इंच। ठीक है, तो ये 1 इंच का अगर है, और अगर इसमें ताने जो ये बाना है और ये ताना है, लंबा वाला जो है वो ताना है और जो लेटा वाला है वो बाना है। अगर जो है ताना 100 है और बाना 100 है, अगर ताना जो है ये 100 है और अगर बाना ये 100 है तो इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या करेंगे कि 100 से गुणा कर देंगे। इसका क्या करेंगे, 100 से इसका गुणा कर देंगे 100 में, फिर जितना आंसर आएगा उसको क्या बता देंगे कि इतने नंबर का ये
कपड़ा चल रहा है। ठीक है, जिस वस्त्र के ताने की संख्या 90 और बाने की संख्या 80 से कम जिस वस्त्र में ताने की संख्या 90 और बाने की संख्या 80 से कम नहीं होती, ऐसे वस्त्रों को उच्च श्रेणी का गुणांक माना जाता है। जिस वस्त्र में कि जो है ताने की संख्या अगर 90 है और बाने की संख्या अगर 80 के ऊपर है तो उसको अच्छा माना जाता है। अगर उससे कम वाला होता है गुणांक का माना जाता है। जिस वस्त्र में 90 ताना होता है, 80 से कम बाना नहीं होता है, उसको अच्छी श्रेणी का माना जाता है। अगर 80 से कम हो जाएगा तो उसको अच्छी श्रेणी का कपड़ा नहीं माना जाएगा। बहुत निम्न श्रेणी का गुणांक वाला वस्त्र वह होता है जिसमें ताने और बाने की तार संख्या कम, जैसे कि सर्जिकल गॉज, जो पट्टी होती है, जो हम लोग जब चोट लग जाती है तो पट्टी बांधते हैं वाइट वाली, तो उसको देखो कैसे वो दिखता है, सब कुछ दिख सकता है, लेकिन मजबूत बहुत होता है वो। ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगी, उसमें मजबूती बहुत होती है। ठीक है, 1 वर्ग इंच कपड़े में कितने ताने और कितने बाने हैं, या ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से सरलतापूर्वक देखा जा सकता है। किंतु यदि केवल यही ज्ञात करना हो कपड़ा उच्च गुणांक का है या निम्न गुणांक का है, तो देखकर पता चल जाता है कि जिस कपड़े में छेद ज़्यादा होगा वो निम्न गुणांक का होगा, जिस कपड़े में छेद कम होगा उच्च गुणांक का होगा। धागे की मजबूती और उसके क्या सूचक अंग हैं। धागे की मजबूती कैसे है, धागे का जो मजबूती है वो लंबाई चौड़ाई पर देती है। अगर धागा वो घना बुनाई किया गया है तो मजबूत है, और अगर उतना घना बुनाई नहीं किया गया है तो उतना मजबूत नहीं है। निश्चित वजन पद्धति क्या है कि इस पद्धति में रेशों का वजन निश्चित होता है या पाउंड में तौला जाता है। यह धागे की लंबाई बढ़ाई जाती है, जैसे कपास 1 पाउंड है कितना होता है 180 गज धागा बनता है, पहले बता दिया। इस नंबर में 1 दिया जाता है। अब इसी वजन की दुगनी लंबाई है तो 2। अगर 880 गज का धागा है तो 1 नंबर, अगर 880 गज को 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 1680 गज हो जाएगा, तो 2 नंबर का धागा हो जाएगा। उसी में 3 गुणा कर दोगे 3 नंबर का धागा, उसी में 4 गुणा कर दोगे 4 नंबर का धागा। अगर 840 गज में 1 का गुणा करोगे तो 1 नंबर, 2 का 2 नंबर, 3 का 3 नंबर, 4 का 4 गुणा करोगे उतने नंबर का धागा बनेगा। ठीक है, अमेरिका में सबसे महीन धागा 108 नंबर का बनाया जाता है। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना महीन धागा होगा। यह धागा 1 पाउंड रुई से 1,34,000 गज लंबाई का होता है। ठीक है, फिर निश्चित लंबाई और पद्धति द्वारा धागे का अंक देखो, 1 पाउंड यानी 880 गज, इसको कितना मिलेगा अंक 1 मिलेगा। 2 पाउंड का धागा, 2 पाउंड मतलब 880 गज में 2 का गुणा कर दोगे 2 अंक, 3 का गुणा कर दोगे 3 अंक। तो इस तरह से आपको अगर मान लो एग्जाम में आता है कि 880 को 3 बार गुणा कर दिया उसने, ठीक है, तो क्या करना, जैसे मान लो कोई तुमको डिजिट दे दिया, जैसे मान लो तुमको 5000 दे दिया, तो कुछ नहीं करना, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना, फटाक से सबसे पहले 5000 लिख देना, ठीक है, और उसको क्या करना 840 से गुणा कर देना, भाग दे देना, फिर जितना आ जाएगा उतना नंबर लिख देना। ये तो मैंने अंदाज के बोल दिया, इसलिए सम संख्या नहीं आएगी, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सम संख्या आ जाएगी, उतने नंबर का धागा मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या करना रहेगा। अगर मान लो आपको खूब ढेर सारा नंबर दे दिया, मान लो 5000 8000 ऐसे नंबर दे दिया और बोल दिया कि ये बताओ कितने नंबर का धागा है ये, तो इसमें कितने नंबर का धागा बनेगा, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है, आपको वही नंबर लिखना है और उसी में 840 से भाग दे देना। 840 से भाग दे दोगे तो नंबर निकल आएगा, उसी नंबर का धागा रहेगा। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, निश्चित लंबाई पद्धति क्या होती है, यह वजन पद्धति के विपरीत होता है। जैसे कि क्या होता है कि इसमें लंबाई निश्चित रखकर वजन में परिवर्तित किया, जैसे कि 840 गज का यानी 1 पाउंड में तैयार होता है धागा, यह धागा 1 नंबर का होता है। यदि यह 2 पाउंड का है तो धागा 2 नंबर का होता है। लंबाई उतनी रहेगी जो धागा बनेगा, जैसे 880 गज का अगर धागा है, 880 पाउंड का अगर गज का धागा है तो लंबाई तो एक ही रहेगी, लंबाई का तो एक ही वो रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है। फिर से सुन लो कि लंबाई निश्चित रहकर वजन में परिवर्तन किया जाता है। लंबाई निश्चित रहेगी, वजन में परिवर्तन, कैसे वजन परिवर्तन होगा, जैसे मान लो आप 5 फुट 3 इंच के हो, जैसे मैं 5 फुट 5 इंच की हूँ, तो 5 फुट 5 इंच की जो लंबाई मेरी, मैं इतनी ही लंबी रहूँगी, मैं इससे ज़्यादा लंबी नहीं होंगी। मैं मोटी होकर जो है मैं 90 किलो की 60 किलो की हो सकती हूँ, लेकिन मैं बढ़ नहीं सकती। तो लंबाई बराबर धागे की रहेगी, बस धागे की चौड़ाई और पतलाई कम ज़्यादा की जा सकती है। ठीक है,
ब्रिटिश पद्धति में क्या है, ब्रिटिश पद्धति में कपास के धागे की लंबाई की इकाई 880 गज से उसको हैंक होती, गज उसकी हैंक होती है। इस प्रकार अगर 1 पाउंड की रुई 880 गज का धागा तैयार किया जाता है तो उसे 1 अंक दिया जाता है। ठीक है, 1 हैंक दिया जाता है। जो होती है उसमें 25,2520 गज का धागा तैयार किया जाता है। ठीक है, अगर 1 पाउंड की रुई है 1680 गज धागा तैयार होता है। ठीक है, क्या है, इस प्रकार अगर 1 पाउंड की रुई से 840 गज धागा तैयार होता है तो इसे 1 अंक दिया जाता है। अगर 1 पाउंड रुई है 1680 गज धागा तैयार होता है तो 2 अंक दिया जाता है। कहने का मतलब है कि 1 पाउंड ही मेरे पास धागा है, उससे हमने 840 गज का धागा बना लिया। लेकिन अगर 1 पाउंड का ही धागा है उससे मैंने क्या किया, 1680 गज का धागा बना लिया तो 2 नंबर उसको दिया जाएगा। ठीक है, अगर कहने का मतलब ये है कि 1 पाउंड धागा है और उससे मैंने 2520 गज का धागा बना लिया तो इसे 30 अंक दिया जाएगा। क्यों 30 अंक दिया जाएगा, क्योंकि 840 में 3 का मल्टीप्लाई कर लिया गया। तो यहाँ पर ये ब्रिटिश पद्धति बता रहा है, ये ब्रिटिश पद्धति बता रही है, हमारी इंडियन पद्धति नहीं, ब्रिटिश पद्धति में बता रहा है कि 1 पाउंड में अगर वो धागा 840 गज के 3 बना लेता है, पतले पतले धागे 3 बना लेता है मान लो, तो वो 3 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, निश्चित वजन पद्धति क्या है, इसको सुन लो। मान लो 880 गज का धागा 1 पाउंड का है, 1 अंक। 1680 गज का धागा है, 2 अंक। 25-20 है तो 30-60 है तो 4 अंक। कहने का मतलब कि आप 880 में जितना मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5 6 उतने अंक का धागा मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूँगी, जितने लोग सुन रहे हो, जितने लोग इसको सुने हो उतने लोग से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, अभी पूछूंगी, और मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। अगर आप लोग कमेंट में आंसर दे दोगे तो मैं जानूंगी कि आप लोगों ने पढ़ा है। और उसका जब मैं कल जो है वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसका नाम बताऊंगी कितने लोगों ने, ये मैं नहीं बताऊंगी गलत क्या सही क्या, मैं गलत सही जो भी होगा मैं उसका आंसर बताऊंगी। मैं ये बताऊंगी कि इतने मेरे बच्चों ने पढ़ा है, लास्ट तक वीडियोस देखिए मेरी इतने बच्चों ने, तो वो मैं बताऊंगी कि जो है लास्ट तक देखिए और मैंने क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, तो वो अब सुन लो, ज़्यादा क्वेश्चन ही मैं लास्ट वाला क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि पहले वाला तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला नहीं है, लास्ट वाला कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला है, इसलिए पूछ रही हूँ। ये बताओ 840 का अगर 3 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितने नंबर का धागा प्राप्त होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर 1680 गज का धागा है तो उसमें कितने अंक के जो है नंबर के जो है धागे प्राप्त होंगे। तीसरा है अगर जो है 8400 गज का धागा यानी 8400 गज का धागा है तो उसमें कितने अंक के। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो है ये बताओ कि प्रथम धागे काटने की पारंपरिक चीज़ क्या थी, प्रथम धागा काटने की पारंपरिक चीज़ क्या थी। ठीक है, उसके बाद ये बताओ मुझको कि रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम में कौन सा फ्रेम आसान है। 5 क्वेश्चन हो गए, कौन कौन से, कि पहला क्या मैंने बोला कमेंट बॉक्स में, वो मैं जानूंगी, लास्ट तक दिया है और उसका नाम मैं कल बताऊंगी जब मैं वीडियो शुरू करूंगी, शुरू में ही बताऊंगी। चलो ठीक है, वीडियो 1 घंटे के करीब हो गई। फिर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पढ़ते रहो, खुश रहो, और पढ़ने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।